सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीखने का वक्र एवं सीखने के पठार। आपके बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम अधिगम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अधिगम के नियम, अधिगम के जो सिद्धांत हैं, सभी के बारे में हमने पढ़ा। हमने कोलर के बारे में पढ़ा, थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा, स्किनर के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीखने का वक्र और सीखने का पठार किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जहाँ पर बच्चे का जो सीखना होता है वो समय के साथ किस तरीके से परिवर्तित होता है इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सीखने का वक्र आखिर में बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए दोस्तों, जो सीखने का वक्र होता है इसमें दो चीजें होती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पहला होता है अभ्यास या प्रयास यानी कि एफर्ट, और दूसरा होता है अधिगम की मात्रा। ये दो चीजों पर ये कर्व निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या चीजें आती हैं, यहाँ पर अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से ये अलग अलग होते हैं। तो जो सीखने का वक्र होता है, लर्निंग कर्व होता है, वो कुछ इस तरीके से आप देखोगे। देखने में आपको लगेगा कि बिल्कुल सीधा होगा तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं उतना ही हम सीख भी रहे हैं। जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं, जितना हम प्रयास कर रहे हैं, उतना ही हम सीख भी रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे अभी आप काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो काम फिर करने का तुरंत मन नहीं करेगा। लगातार एक ही काम से इंसान क्या होता है, बोर हो जाता है। ठीक है, लगातार एक ही चीज बार बार करने से। तो लगातार अगर पढ़ाई हो रही है, चलिए आधे घंटे की क्लास है तो 30 मिनट तो बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है फिर भी। लेकिन जैसे ही ये क्लास 40 मिनट, 50 मिनट या 60 मिनट की होती है, बच्चे की जो सीखने की दर होती है वो घटने लगती है। ठीक है, वो एफर्ट लगाना बंद कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि अब उसका माइंड, अब जो टीचर आगे पढ़ा रहे हैं वो उसको कंटिन्यू एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, या फिर वो समझ नहीं पा रहा, उसका बोध नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सीखने का वक्र या सीखने का पठार होता है, उसमें किस तरीके से सीखने का पठार बनता है सीखने के वक्र में, ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक समय ऐसा आता है कि बच्चे को आप कितना भी एफर्ट डालिए लेकिन बच्चा सीख ही नहीं पाता है। तो आखिर में ये क्यों होता है, तो इसी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। क्योंकि स्कूल में हम बच्चों को सिखाने ही गए हैं, तो हमें ये भी देखना है कि कब बच्चा सीखने के लिए तत्पर है, कब नहीं तत्पर है, कब उसके अंदर रुचि है सीखने की, कब नहीं है। इसके अलावा सीखने में बहुत ज्यादा जो चीजें होती हैं, वो वातावरण भी होता है। बच्चे का आसपास का वातावरण कैसा है। ठीक है, अगर बहुत अधिक गर्मी है, बहुत अधिक ठंडी है, कमरे में फैन नहीं है, अगर बहुत गर्मी है तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगी। तो वातावरण भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो बच्चे के अंदर कितना उत्साह है सीखने के लिए, अगर उत्साह की कमी है तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा जब आप सिखा रहे हैं। तो सीखने में बहुत सारी चीजों का अहम रोल होता है बच्चे के। तो इसीलिए यहाँ पर हम सीखने का वक्र समझ रहे हैं कि कब कैसी स्थिति आती है जब हम बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहे, वो सीखना ही नहीं चाहता है, बिल्कुल वो बोर हो चुका होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यही हम यहाँ पर सीखेंगे। जब हम अपने जीवन काल में किसी कार्य को सीखना प्रारंभ करते हैं, तब सीखने की गति प्रारंभ से अंत तक एक समान नहीं रहती है। यह गति कभी तेज, कभी धीमी एवं कभी बिल्कुल रुक जाती है। यदि सीखने की इस गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो सीखने की वक्र रेखा सीखने की उन्नति या अवनति को दर्शाती है तथा एक वक्र रेखा बन जाती है। इसी को सीखने की वक्र रेखा कहते हैं। अन्य शब्दों में सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को ही हम चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा को ही अधिगम वक्र कहते हैं। यानी कि समय के साथ बच्चा कितना सीख पा रहा है, कितना एफर्ट लगा रहा है और कितना सीख पा रहा है, इसी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। गेट्स व अन्य ने क्या परिभाषा दी है सीखने के वक्र की? सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति एवं प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, ये बहुत अच्छी परिभाषा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर सीखने के वक्र की क्या विशेषताएं हैं। सीखने के वक्र को मुख्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है प्रारंभिक, दूसरा है मध्य व तीसरा है अंतिम सीखने की क्रिया। तो अंतिम सीखने की क्रिया में साधारणतः प्रारंभ में तीव्रता दिखाई देती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रारंभ में तेजी से होने वाली प्रगति को प्रारंभिक तीव्रता कहते हैं। जैसे होता क्या है, सुबह सुबह जब हम ऑफिस में जाते हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत एनर्जी होती है। ठीक है, शुरू शुरू में हम बहुत अच्छे से सीखते हैं,
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दोपहर होता है फिर शाम होती है, वैसे वैसे हमारी एनर्जी जो होती है वो कम होने लगती है, फिर ठीक से हम काम भी नहीं कर पाते हैं। तो सेम वही चीज बच्चों के ऊपर भी लागू होती है। सुबह से लेकर के वो शाम तक लगातार पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आता है कि उनका पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए जो लास्ट के जो पीरियड्स होते हैं क्लास में, उनमें बच्चों को करिकुलम करा लिया जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलम, जैसे कि बच्चों को पुस्तकालय में जाकर के अपने मनपसंद पुस्तकें पढ़ सकते हैं या खेल सकते हैं, अगर हम प्राइमरी स्कूलों की बात करें तो। ठीक है। इसके बाद देखिए, सीखने के वक्रों से स्पष्ट होता है कि सीखने में जो प्रगति होती है वह अस्थायी नहीं होती बल्कि अनियमित होती है। सीखने की गति कभी तीव्र कभी मंद दिखाई देती है। स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है। कभी हम ज्यादा सीखते हैं, कभी कम सीखते हैं, क्योंकि वही चीज है कि उत्साह, वातावरण, हमारी सीखने की तत्परता, ये सारी चीजें होती हैं। सीखने की उन्नति या अवनति का होना कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे बुद्धि, रुचि, प्रेरणा, जिज्ञासा, उत्साह, पूर्व ज्ञान, आदत, थकान, वातावरण, विषय का सरल या कठिन होना। ये सारी बातें सीखने के वक्र को प्रभावित करती हैं। ठीक है। देखिए, सीखने के वक्त इस बात को प्रकट करते हैं कि सीखने की क्रिया में एक ऐसी अवस्था या शारीरिक सीमा आ जाती है जिसके बाद व्यक्ति सीखने में कोई उन्नति नहीं कर पाता। सीखने के वक्र सीखने में किसी स्थान पर बहुत कम उन्नति प्रकट करते हैं। ये स्थान सीखने के पठार कहलाते हैं। जब हम कुछ भी सिखा रहे हैं, बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं सीखने का पठार, जिसको अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, सीखने की वक्र रेखाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सीखने की वक्र रेखाएं सदैव एक समान नहीं होती हैं, इसमें भिन्नता पाई जाती है। और अधिगम वक्र के प्रकार यहाँ पर सबसे पहले देखिए सरल रेखा है। जैसा मैंने कहा कि जो बच्चा होता है वो लगातार नहीं सीख पाता है, कभी वो ज्यादा सीखता है, कभी वो कम सीखता है, और उस पर उसकी बुद्धि, इसके अलावा उसका वातावरण, उसकी सीखने की जिज्ञासा, ये सारी चीजों को मिल करके ही जो बच्चे का सीखना हो पाता है वो इन सबको मिला करके ही होता है। तो स्ट्रेट लाइन कर्व में क्या होता है, जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है, यानी कि समय भी ठीक से चल रहा है और बच्चा सीख भी रहा है, सीखने का भी काम चल रहा है, और समय के दर के हिसाब से जैसे जैसे समय बीत रहा वैसे वैसे बच्चा सीखता भी जा रहा है, तब सरल रेखीय वक्र प्राप्त होता है। बहुत कम परिस्थितियों में ये वक्र पाया जाता है कि आप बच्चे को सिखा भी रहे हो, लगातार वो सीखता जा रहा है। ऐसा बहुत कम स्थितियों में देखने में आता है, नहीं तो बच्चे बोर हो जाते हैं। सरल रेखीय वक्र को समान उपलब्धि वक्र या समान निष्पादन वक्र, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स या रेखीय त्वरण चक्र भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा है उन्नतोदर वक्र या कॉन्वेक्स कर्व, और यही मैक्सिमम देखने को हमें मिलता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे उन्नतोदर वक्र या कॉन्वेक्स कर्व। उन्नतोदर वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, इसके पश्चात अधिगम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, एवं अंत में वक्र एक क्षेत्रीय रेखीय रेखा पर पठार के रूप में हो जाता है, जो इस बात का संकेत है कि अब अभ्यास करने पर भी सीखने की मात्रा में उन्नति संभव नहीं है। इसे घटनशील उपलब्धि वक्र या नकारात्मक गति वक्र भी कहते हैं। प्रायः अधिगम वक्र इसी प्रकार के होते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो उन्नतोदर वक्र है कॉन्वेक्स, मैक्सिमम आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब इसके बाद आता है यहाँ पर नतोदर वक्र या कॉनकेव कर्व। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए इसको कॉन्वेक्स क्यों कहा गया है उन्नतोदर को। तो यहाँ पर आप देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है ना। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, वो इस तरीके से उभरा होता है। जो अवतल होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ठीक है। तो जो उत्तल, यहाँ पर उत्तल एक तरीके से उत्तल लेंस से ही यहाँ पर ये शब्द लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए जिसे हम कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं, तो कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे नतोदर यानी कि कॉनकेव कर्व। इस वक्र में समय अथवा प्रयास के साथ अधिगम की मात्रा में अधिक वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार के वक्र को वर्धनशील वक्र या उपलब्धि वक्र या कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या सकारात्मक गति वक्र भी कहते हैं। तो जो नतोदर वक्र होता है, कॉनकेव कर्व होता है, इसे ही हम सबसे अच्छा मानते हैं, और ये इस तरीके से बनता है। आप देखिए ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए अभ्यास या प्रयास या अधिगम की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ लर्निंग जो है वो अभ्यास के साथ, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो अधिगम की मात्रा है या अधिगम धीरे धीरे यहाँ पर बच्चा सीखना शुरू करता है, वो एक साथ हाइप पे नहीं पहुंचता है।
धीरे 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 कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर स्लोप भी आ रहा है, फिर धीरे धीरे फिर उसकी सीखने की गति बढ़ रही है। कभी बच्चा सीख रहा है, कभी बीच में फिर नहीं सीख रहा है, फिर सीख रहा है, फिर नहीं सीख रहा है। इस तरीके से यहाँ पर चीजें होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो बढ़ता हुआ निष्पादन वक्र है, इसमें आप ध्यान से देखिए। इसमें देखिए जो यहाँ पर एफर्ट हम लगा रहे हैं, अधिगम पहले बहुत कम है। आप ध्यान से देखिए, पहले अधिगम बहुत कम है, यानी कि सीखने की मात्रा धीरे धीरे कम से फिर ज्यादा होकर बढ़ती हुई जा रही है। फिर बीच में एक स्लोप भी आपको दिख रहा है कि जहां पर थोड़ा सा सीखने की गति जो है वो कम हो जाती है, फिर उसके बाद बच्चा एकाएक सीखना शुरू करता है। ठीक है। और जो मिश्रित निष्पादन वक्र होता है, इसमें थोड़ा सा आप देखिए जो सीखने की गति होती है यहाँ पर भी पहले धीमी होती है, फिर धीरे धीरे तेज होती है, फिर यहाँ पर देखिए और तेज हुई, फिर यहाँ पर देखिए सीखने का पठार आने लगता है यहाँ पर इस जगह ऊपर। तो ये मिश्रित निष्पादन वक्र है। और यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन टाइप वर्क में क्या होता है, मिश्रित वर्क उन्नतोदर और नतोदर वक्र का मिला जुला स्वरूप होता है। इसे एस का वक्र भी कहा जाता है। इस वक्र में आरंभ में सीखने की गति धीमी, उसके बाद तेज हो जाती है तथा कुछ समय तक सीखने में तेजी बनी रहती है। इसके बाद क्रमशः सीखने की गति फिर धीमी होने लगती है। इस प्रकार आरंभ में प्रगति तीव्र तथा बाद में मंद हो सकती है। अधिगम वक्र के उतार चढ़ाव के अनेक कारण हो सकती हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे उत्तेजना, तत्परता, प्रेरणा, अनुकूलन, थकान, अभ्यास, प्रोत्साहन आदि के फलस्वरूप प्रति अभ्यास की मात्रा कम तथा ज्यादा होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम वक्रों में कभी उतार तथा कभी चढ़ाव आता रहता है। अब देखिए सीखने के वक्र का शिक्षा में क्या महत्व है। तो सीखने के वक्रों को देखकर अध्यापक बालक की सामान्य प्रगति को जान पाते हैं, कब बच्चा सीखने के लिए तत्पर है और कब वो सीखना नहीं चाह रहा है। अध्यापक वक्रों को देखकर सीखने की सामग्री का उचित रूप से संगठन कर सकता है तथा उपयुक्त शिक्षण विधि का भी चयन कर सकता है। इसके बाद है सीखने का पठार, जिसके बारे में अभी बात कर रही थी मैं, प्लेट्यूज ऑफ लर्निंग। जब हम किसी कार्य या कौशल को सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते, बल्कि हमारी उन्नति कभी कभी कम तथा कभी अधिक होती है। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो किसी किसी सीजन में हमें अच्छा मुनाफा होता है या फायदा होता है, लाभ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि बहुत कम फायदा हो रहा है हमें बिजनेस में। तो सेम वही सीखने के साथ भी है, कभी कभी हम लगातार सीखते हैं और कभी कभी हमारे सीखने की गति जो है वो धीरे हो जाती है। तो कुछ समय के उपरांत एक ऐसा समय भी आता है जब सीखने की क्रिया में उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। उन्नति के इस प्रकार रुक जाने को ही सीखने का पठार कहते हैं। कहा जाता है कि ये पठार सीखने की गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में सीखने के वक्र में एक ऐसा समय आता है जब वक्र रेखा नीचे या ऊपर जाने के बजाय आधार रेखा के समानांतर सीधे चलने लगती है, और इस सपाट स्थान को ही सीखने का पठार कहते हैं। ये आधार रेखा है और सीखते 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 बच्चा समय के साथ यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधी रेखा होने लगती है और ये बिल्कुल यहाँ पर ये आधार के समानांतर हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से समानांतर हो जाती है। तो यहाँ पर जो सीखने की मात्रा है वो यहाँ पर बिल्कुल ठहर सी जाती है। ये जो यहाँ पर देखिए आप, ये बिल्कुल ठहर सी जाती है, यहाँ पर रुक सी जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सीखने का पठार या प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है। रॉस के अनुसार सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। अब देखिए पठारों के कारण, काजेज ऑफ प्लेट्यूज। सीखने के पठारों के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है कार्यों की जटिलता। तो देखिए बालक जब किसी कार्य को सीखता है तब वह सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे कार्य की जटिलता बढ़ती है उसके सीखने के कार्य में जटिलता आती जाती है तथा पठार बन जाता है। जैसे बालक को गणित में जोड़ सीखने में कम कठिनाई, घटाना सीखने में उससे अधिक कठिनाई तथा भाग व गुणा सीखने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब बालक को लगता है कि अब ये सीखना मुझे कठिन लग रहा है तो बालक वहां पर सीखने में एक तरीके से कह सकते हैं, सीखने में एक पहुंच आ जाता है कि बच्चा अब सीखना नहीं चाह रहा आगे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब कार्य उसको जटिल, जैसे कि कभी कभी होता है कि जीवन में कोई काम बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है कि अब मन करता है उसको छोड़ दें। ठीक है, ऐसी स्थिति आती है कभी कभी। तो बस वही चीज है। सीखने की अनुचित विधि, रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग। तो सीखने की अनुचित विधियां सीखने की उन्नति को रोककर पठार बना देती हैं। जैसे उंगलियों की सहायता से गिनती गिनना, लिखते समय पेन या पेंसिल को कसकर पकड़ना, प्रत्येक शब्द को रुक रुक कर पढ़ना, ये सभी अनुचित विधियां हैं जो सीखने की प्रगति को रोककर पठार बना देती। फिर है शारीरिक सीमा। शारीरिक क्षमता की सीमा भी पठारों का एक प्रमुख कारण है। इस विषय में रायबर्न महोदय का कहना है कि प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति में अधिकतम कुशलता होती है,
जिससे आगे वह नहीं बढ़ सकता। इसको शारीरिक सीमा कहते हैं। जब व्यक्ति इस सीमा पर पहुंच जाता है तो उसके सीखने में पठार बन जाता है। इसके बाद है प्रेरणा की सीमा। उत्साह, प्रेरणा तथा रुचि आदि का सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि किसी भी कारणवश इनमें कमी आ जाती है तो उन्नति रुक जाती है। जैसे यदि बालक कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर लेता है तो वह सोच सकता है कि अब उसे आगे इससे ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। इससे उसमें उत्साह या प्रेरणा की कमी आ जाती है। इस प्रकार उसके उत्साह में अवरोध उत्पन्न होने पर प्रगति में भी अवरोध आ सकता है। ऐसी स्थिति में बालक को विद्यालय, प्रांत तथा देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी प्रेरणा की सीमा इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि चलिए हम निराश है तो मोटिवेशन चाहिए, तो हमने संदीप माहेश्वरी का वीडियो खोल के देख लिया। 1-2 दिन तो मोटिवेशन रहा, फिर वो मोटिवेशन खत्म होने लगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर हम अपने उसी पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पर मोटिवेशनल लिमिट भी एक तरीके से यहाँ पर सीखने के पठार का एक कारण है। पुरानी आदतों का नवीन आदतों से संघर्ष। पठारों का एक प्रमुख कारण पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष है। जैसे जब कोई टाइप करने वाला वर्णों का अभ्यास करने के उपरांत शब्दों का अभ्यास प्रारंभ करता है, तब उसकी टाइप करने की पुरानी आदतों तथा निर्मित होने वाली नवीन आदतों के मध्य संघर्ष होने लगता है। पुरानी आदतें अधिक शक्तिशाली होने के कारण नई आदतों के निर्माण में बाधा डालती हैं। परिणाम स्वरूप सीखने में पठार आ जाता है। इसके बाद है जटिल कार्य के मात्र एक पक्ष पर ध्यान। यह भी पठारों का एक कारण है। जैसे यदि कोई बालक वायलिन बजाना सीखते समय अपना पूरा ध्यान मात्र कमान को चलाने में लगाता है तथा अन्य पक्षों जैसे उंगलियों को चलाने, वायलिन को ठीक से पकड़ने तथा ताल ठीक करने की ओर नहीं देता है, तो कुछ समय बाद उसके सीखने की प्रगति जो है वो रुक जाती है एवं पठार बन जाता है। इसके बाद है पठारों का निराकरण। सीखने की प्रक्रिया में पठार उत्पन्न हो जाना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया। ये पठार सीखने वाले की उन्नति में बाधा डालते हैं तथा उसके समय को नष्ट करते हैं। अतः शिक्षक को इन पठारों को समाप्त कर देना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पठार क्यों, कब तथा कितने समय के लिए आया। सोरेनसन के अनुसार शायद ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, पर उनकी संख्या एवं अवधि को कम किया जा सकता है। पठारों के निराकरण के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जब एक ही काम हम बार बार करते हैं तो लगातार उस काम को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये सच्चाई है, हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना ही पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया एक क्रम में होना चाहिए, अतः विषय की जटिलता को धीरे धीरे क्रमानुसार सामने लाना चाहिए, जिससे सीखने में सरलता हो तथा रुचि व जिज्ञासा जागृत हो। किसी कार्य को कुछ समय तक सीखने के बाद आराम दिया जाए। इसीलिए जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं लोग, जैसे वर्क या ऑफिस वर्क करके, तो सोचते हैं चलो कहीं वीकेंड में कहीं घूम आते हैं। अधिगम की रोचक तथा सर्वोत्तम विधियां प्रयुक्त की जानी चाहिए। अधिगम करने वाले को प्रेरणा व प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। अधिगम हेतु उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा अधिगम करने वाले की शारीरिक क्षमता एवं व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो अधिगम है वो एक तरीके से जो सीखना है हमारा, इसमें भी बहुत सारे अवरोध आते हैं। ठीक है, तो लगातार कोई चीज हम नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर सीखने का वक्र और सीखने का पठार दोनों आपको समझना बहुत जरूरी था। अब हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि एक जगह पर जो सीखा हुआ हमारा ज्ञान है वो कैसे दूसरे जगह पर हमें काम आता है। ठीक है, हम इसके बारे में सीखेंगे अगली कक्षा में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छी लगी होगी और इस क्लास को आप जरूर अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर भी कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको विषयों के नोट्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, ये सारी चीजें, इसके अलावा राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ चाहिए, तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी पर। तो आप जुड़े रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।